हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरल एनेस्थीसिया। आज हम जनरल एनेस्थीसिया के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या स्टेजेस होती है एनेस्थीसिया की वो स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जनरल एनेस्थीसिया का, और हम मोड ऑफ एक्शन बात जानेंगे। एक जनरल मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, जनरल एनेस्थेटिक्स का एक जनरल मोड ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि जनरल एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है। तो देखिए क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया, एक आपकी रिवर्सिबल स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। मतलब एनेस्थाइज का मतलब होता है सीधा मतलब एनेस्थाइज को तोड़िए, एन मतलब विदाउट, एस्थाइज मतलब सेंसेशन, मतलब विदाउट सेंसेशन हमारा जो होश होगा, हमारा सेंस होगा वो लॉस हो जाएगा, विदाउट सेंसेशन हो जाएंगे हम। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं या ये कह सकते हो आप, ऐसी ड्रग्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, आपको अनकॉन्शियस कर देती हैं, बेहोश कर देती हैं। जनरल एनेस्थीसिया और लोकल, जनरल आपकी पूरी होल बॉडी पे वर्क करती है, पूरी होल बॉडी को क्या करती है, अनकॉन्शियस कर देती है। और ये रिवर्सिबल है, मतलब फिर से रिकवर हो जाते हैं हम अपनी नॉर्मल स्टेज पे। कैसे होगा, कोई भी एनेस्थेटिक एजेंट की प्रेजेंस में उसकी वजह से आपकी बॉडी क्या होगी, अनकॉन्शियस हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, अपना सेंस जो भी, अगर मान लीजिए आपको कहीं पेन हो रहा है, बॉडी में कहीं कुछ हो रहा है, तो जो भी सेंसेशन है सबके सब ख़त्म हो जाते हैं, सब लॉस हो जाते हैं सेंसेशन हमारे। तो जनरल एनेस्थीसिया का मतलब ऐसी दवाएं जो आपको एनेस्थाइज करने के लिए यूज़ की जाती है, पूरी होल बॉडी को बेहोश करने के लिए, अनकॉन्शियस करने के लिए। और ये रिवर्सिबल स्टेज है, मतलब थोड़े टाइम तक रहेगा सर, फिर रिकवर हो जाओगे आप नॉर्मल अपनी स्टेज पर। एनेस्थेटिक एजेंट का यूज़ किया जाता है एनेस्थाइज करने के लिए। तो जनरली देखिए कुछ कार्डियल फीचर्स होते हैं जनरल एनेस्थीसिया के। लाइक पहला तो ये होगा कि इसमें आपका जो भी सेंसेशंस होंगे सारे वो सब खत्म हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। स्पेशली जो पेन सेंसेशन होता है उसकी बात करें तो जो भी पेन सेंसेशंस होते हैं वो सब क्या होंगे, लॉस हो जाते हैं। दूसरा है कि स्लीप जैसे हो गया, आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, एमनीशिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी, मतलब आप बेहोश हो जाओगे। एमनीशिया मतलब चीज़ें भूल जाओगे, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी, या आप अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाओगे। एक तो ये हो जाएगा। इमोबिलिटी और मसल रिलैक्सेशन, मतलब आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे अपने हाथ पैरों का, मसल्स का रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद। और लास्ट आपका है कि एबॉलिशन ऑफ द सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस। जो भी ऑटोनॉमिक और सोमैटिक रिफ्लेक्सेस होते हैं उनका ख़त्म हो जाएंगे, उनके रिफ्लेक्सेस एक्शन आपको नहीं मिल पाएंगे। हमारे जो भी सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्व्स के जो भी इम्पैक्ट होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आपको नॉर्मल प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा चीज़ों का। तो एक जनरल ये था आपका जनरल एनेस्थीसिया का इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे कि स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया क्या होती है। स्टेज कौन कौन सी स्टेज आती है एनेस्थीसिया देने के बाद, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं तब आप बेहोश होते हो। तो बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं एनेस्थीसिया की। पहला होता है एनाल्जेसिया, दूसरा डिलीरियम, थर्ड है सर्जिकल एनेस्थीसिया, और लास्ट आपका मेडुलरी पैरालिसिस होता है। ये 4 आपके स्टेजेस होती हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक स्टेज को डिफाइन करेंगे। तो पहली क्या आती है, एनाल्जेसिया था। एनाल्जेसिया का मतलब क्या होती है, सबसे पहली स्टेज होती है ये एनाल्जेसिक की। ये तब स्टार्ट हो जाती है जब आप मेडिसिन लेते हो, जब आप दवा खाते हो, और जब तक आप सो नहीं जाते हो, तब से और तब तक के बीच में ये रहती है। एनाल्जेसिक एक्टिविटी कब तक रहती है, एकदम अर्ली स्टेज वाली होती है, सबसे पहली आपकी स्टेज होती है जब आप मेडिसिन खाओगे तब, और जब तक आप सोओगे नहीं, जब तक आप बेहोश नहीं होगे तब तक ये जो कंडीशन है वो एनाल्जेसिक होती है। अच्छा, इस कंडीशन में होगा क्या, आप काम हो जाओगे, आपको जो ब्रेन में जो भी सेंसेशन चल रहे थे सब काम डाउन हो जाएंगे, आप बात कर सकोगे, कुछ समय के लिए आप बात कर पाओगे, आप काम डाउन हो जाएंगे, और कुछ मिनट ऑफ वाइल के लिए आप क्या करोगे, बात कर सकोगे। आपकी जो ब्रीथिंग है, आप जो सांस ले रहे हो वो क्या होगी, धीरे पड़ जाएगी लेकिन रेगुलर रहेगी। मतलब ये नहीं कि रेगुलर हो जाएगी, धीरे पड़ जाएगी, सांस जो है वो ब्रीथिंग स्लो हो जाएगी और रेगुलर रहेगी। आप क्या करोगे, यू लॉसेस द एबिलिटी टू फील पेन। जो पेन वेन आपको हो रहा था उसकी एबिलिटी अब आप खोने लगोगे। कहीं दर्द वर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो अब वो पेन का सेंसेशन जो था वो लॉस होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे। ये फर्स्ट स्टेज एनाल्जेसिक स्टेज में ऐसा हो रहा था आपका। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है डिलीरियम या एक्साइटमेंट जिसे बोलते हो। डिलीरियम या एक्साइटमेंट स्टेज क्या है, दूसरी स्टेज होती है। ये डेंजरस होती है थोड़ी बहुत। इसमें क्या होता है, आपका अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होता है। आप हाथ पैर पटकोगे, आपकी बॉडी पे आपका मूवमेंट नहीं होगा। जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं आपकी बॉडी पे वो आपके मूवमेंट नहीं रहेंगे। आपकी हार्ट बीट जो होगी वो फास्ट हो जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी। ब्रीथिंग इरेगुलर हो जाएगी, सांस ऊपर नीचे बार बार तेज़ ले सकोगे, कुछ भी करोगे रेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। कुछ केसेस में देखा जाता है कि पेशेंट को वोमिटिंग भी हो जाती है।
वोमिटिंग की वजह से हो सकता है कि आप चोक कर जाओ, यहाँ पे वोमिटिंग की वजह से यहाँ पे चीज़ें चोक कर जाएं, या आपकी ब्रीथिंग स्टॉप हो सकती है इस वजह से। तो ये डेंजरस होते हैं। डिलीरियम एक्साइटमेंट जो होती है स्टेज, ये सेकंड होती है। अनकंट्रोलेबल मूवमेंट हो जाएंगे, फास्ट हार्ट बीट हो जाएगी, आपकी ब्रीथिंग इरेगुलर हो जाएगी, कभी कभी केसेस में वोमिटिंग हो जाती है जिसकी वजह से चीज़ें चोक हो जाएंगी, ब्रीथिंग रुक सकती है। तो ये डेंजरस कह सकते हो स्टेज होती है। इसके बाद तीसरी स्टेज आपकी आती है सर्जिकल एनेस्थीसिया। ये ऐसी स्टेज होती है जिस पे सर्जरी की जाती है। जब ये स्टेज आ जाती है तब हम पेशेंट की सर्जरी या ऑपरेशन कर सकते हैं। इस स्टेज में हम क्या करेंगे, पेशेंट की सर्जरी जो होती है वो करवाई जाती है। होगा क्या इस स्टेज पे, पेशेंट की आई जो होंगी वो उनका मूवमेंट रुक जाएगा। जो आई बॉल का मूवमेंट हम इधर उधर करते रहते हैं वो मूवमेंट रुक जाएगा। आपकी मसल्स जो होंगी वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से रिलैक्स आउट हो जाएंगी। आप जो ब्रीथ कर रहे हो बहुत तेज़ी से वो सब अब धीमे पड़ जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। तो ये सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज होती है। उसके बाद अब लास्ट है फोर्थ स्टेज, मेडुलरी पैरालिसिस या ओवरडोज। मेडुलरी पैरालिसिस ओवरडोज क्या होता है, इफ़ यू गेट टू मच एनेस्थीसिया, अगर हम बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया ले लेते हैं, ओवरडोजिंग कर लेते हैं एनेस्थीसिया की, तो हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारे स्टॉप कर जाएगा। मतलब हमारा जो बिगिनिंग होता है वही हर चीज़ का काम करता है। तो ब्रेन क्या करेगा, या आपके हार्ट लंग्स पे जो भी काम है आदेश देना उनको, वो काम करना बंद कर देता है। तो ये आपकी पैरालिसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। कह सकते हो ओवरडोजिंग की वजह से मेडुलरी पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है अगर इसकी ओवरडोजिंग हो जाए तो ये 4 स्टेजेस थी आपके एनेस्थीसिया की, एनाल्जेसिया, डिलीरियम, सर्जिकल एनेस्थीसिया और मेडुलरी पैरालिसिस। ये 4 स्टेजेस थी। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेसिक का। तो बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक इन्हेलेशन और एक इंट्रावेनस। इन्हेलेशन मतलब ऐसी दवाएं, ऐसे जनरल एनेस्थेटिक जो सूंघाई जाती हैं, इन्हेल करवाई जाती हैं, और इंट्रावेनस मतलब जो इंजेक्ट की जाती हैं, आईवी रूट के थ्रू दी जाती हैं। तो इन्हेलेशन में आपकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक गैस होता है और एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। गैस में आपकी कौन सी गैस आती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस आती है। वोलेटाइल लिक्विड्स में आपका ईथर हो गया, हेलोथेन, इनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सीवाफ्लूरेन, ये सब आपके वोलेटाइल लिक्विड्स में आते हैं। ये तो देखिए इन्हेलेशन की बात हो गई। इंट्रावेनस की बात करें तो इसमें फर्दर आपकी 4 कैटेगरीज हैं। पहली होती है इंड्यूसिंग एजेंट, जिसमें आपकी थियोपेंटल सोडियम आती है, मेथोहेक्सेटोन सोडियम आती है, प्रोपोफॉल आती है, इटोमाडेट आती है। ये सब इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है बेंजोडायजेपिन्स। बेंजोडायजेपिन्स में आपकी डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडालोजोलाम आती है। ये आपकी बेंजोडायजेपिन्स में आती है। थर्ड आपकी डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। डिसोसिएटिव में आपकी क्या आती है, कीटामीन आती है। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स में कीटामीन आती है। और लास्ट आपकी न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिक, जिसको हम ओपॉइड भी बोलते हैं। न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिक, उसको आप ओपॉइड भी कहते हो। उसमें कौन सी आती है, फेंटामिल और मॉर्फिन आती है। फेंटामिल एंड मॉर्फिन आपकी न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिक में या ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में आती है। ये सब आईवी की थी 4 आपकी। तो ये इसका हो गया जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स का एक जनरल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक का एक नॉर्मल मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो जो आपने जनरल एनेस्थीसिया दिया बॉडी में, वो क्या करेगा, आपका गया बॉडी के अंदर, वहाँ पे जो मेम्ब्रेन आयन चैनल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। हमारे मेम्ब्रेन में आयन चैनल्स होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने के बाद जो गाबा प्रेजेंट होता है, जो कि एक आपका गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा प्रेजेंट होता है, उसके एक्शन को बढ़ा देगा। ये क्या क्या मेम्ब्रेन आयन चैनल्स के पास गया, वहाँ पे बाइंड हुआ। गाबा जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके एक्शन को इसने जनरल एनेस्थेटिक ने बढ़ा दिया। जब गाबा का एक्शन रिसेप्टर्स पे बढ़ गया तो आपकी जो भी न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी थी अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्रग गई, गाबा वही जनरल एनेस्थीसिया गई, आयन चैनल्स के पास बाइंड करी। गाबा जो था वो जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था, उसके एक्शन को बढ़ा दिया। उसका एक्शन बढ़ गया तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी कम हो गई। क्योंकि ये सब जो दिक्कतें हो रही थी नर्व में, जब चीज़ें हो रही थी वो क्यों हो रही थी, क्योंकि गाबा की कमी हुई जा रही थी। गाबा की कमी की वजह से ये सब दिक्कतें आ रही। तो अब हमने क्या किया, गाबा के एक्शन को बढ़ा दिया। गाबा का एक्शन बढ़ गया तो जो भी न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी थी आपकी, अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक ये हो गया जनरल मोड ऑफ एक्शन हो गया जनरल एनेस्थेटिक का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।